देखो इसकी खास बात ये हो, क्लास नंबर आज हमारी वैसे तो 38 है, 38 नहीं 39 39वीं क्लास है। 39वीं क्लास के दौरान आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ, उसका नाम है भारत की जलवायु। ठीक, और क्लाइमेट, जलवायु शब्द क्या क्या भला जलवायु। ठीक, तो जब हमें इसकी भारत की जलवायु समझेंगे ना तो इस बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे समझेंगे तो जो भारत के भूगोल के सब कॉन्सेप्ट मूलभूत जो सिद्धांत वे भी समझने का मौका मिलेगा हमें। इतना ही नहीं, अभी इसमें ये भी जानेंगे जलवायु शब्द का मतलब क्या हो। जलवायु तो बहुत दूर की बात है, पहले एक चीज समझेंगे मानसून क्या भला है, क्या है मानसून, किसे कहते हैं मानसून। इसे मानसून को मानसून ही कहते हैं, पता तुम्हें, मानसून को मानसून ही कहते हैं, रिलेटिव मानसून ही कहते हैं। तो मानसून की क्या हो कि भारत के अंदर वर्षा हो कैसे रही है, क्या है, बहुत सारे सवाल जानेंगे इसके अंदर, क्या क्या कारण है वर्षा होने का, फिर कौन कौन से सिद्धांत दिए गए कि भारत में जलवायु परिवर्तन, कि भारत में फिर सर्दियों में क्यों नहीं वर्षा होती, ये उत्तर भारत सर्दियों में खाली पड़ा रहा पूरा का पूरा, फिर गर्मियों में क्यों वर्षा हो। सोचने वाली बात है कि गर्मियों में वर्षा क्यों हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सिद्धांत, समझ में आई बात है। जिस तरह पहले पढ़ाया था ना ऑफलाइन में, उससे बिल्कुल अलग। और दूसरी खास बात पता क्या है, दूसरी खास बात ये कि भाई यहाँ तो तुम्हें मेंस का सवाल भी कभी भी फंस सकता है, इसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इसलिए मेंस में है सवाल, तो क्योंकि जलवायु से पक्का सवाल आते हैं, जलवायु ना लगातार बदल रही, तो जब जो चीज लगातार बदलती रहती है ना, जो चीज डायनेमिक, तो यूपीएससी वहीं मौजूद है। समझ में आई बात है। स्टैटिक तो है ही है, स्टैटिक्स का मतलब जो है था, तो इसका मतलब है कि अगर जो चीज लगातार बदलती रहेगी, भारत की जलवायु में लगातार बदलाव हो रहे, समझ में आई बात। क्या भारत की जलवायु में लगातार बदलाव हो रहे, बदलाव होंगे तो फिर सवाल में पेपर पर्सन आएंगे। जलवायु में बदलाव कैसे हो रहे, ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे, बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, ये बंगाली खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इनका जल स्तर तेजी के साथ ऊपर तेजी के साथ बढ़ रहा, इनका बढ़ता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर थे वे तेजी के साथ पिघल गए, नदियों का जल स्तर बढ़ा रहे, और यहाँ तो और उठे तो जलवायु परिवर्तन होगा। तो आसपास के तटीय इलाकों में 9 राज्य तो 4-5 इधर और 4 इधर, इन 9 राज्यों में रहने वाले जो लोग उनका भविष्य खतरे में। समझ में आया बात, जहां भविष्य खतरे में तो फिर वहां तो यूपीएससी सवाल निकालने के चांस भी ज्यादा। समझ में आया बात। यह और एक छात्र से इतनी अपेक्षा करी जाती है, उसे भारत की जलवायु के बारे में संपूर्ण और समग्र जानकारी होनी चाहिए, वो भी आसान तरीके से होनी चाहिए जानकारी। समझ में आई बात। यह क्योंकि बहुत हाय तौबा करना है इसमें, बहुत कुछ याद करने वाला नहीं। अगर ध्यान लगाकर बैठोगे और समझोगे तो जिंदगी में कभी भी लिख दोगे, कुछ भी कहीं से बना के लिख दोगे, वही तो चाहिए सर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होने का तो चाहे कितने भी अर्थ समझ लो, कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आ बात है। मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कहना क्या चाह रहे, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। अब सवाल है कि एक तो जलवायु हो भाई जी, एक हो मानसून, दोनों क्या भला समझा दो। एक तो मानसून हो, एक जलवायु, एक हो मौसम, है नहीं। मौसम सुना, मौसम का नाम क्या हो, मौसम, मौसम लड़की का भी नाम हो सच में। अच्छा दर्शन लड़के का इनके यहाँ रहता होगा, ठीक है, ये रीजनल बात में था नहीं यहाँ, ठीक। सुनो ध्यान से, तो इतनी बात बताओ, तो मानसून हुआ, जलवायु हुआ, मौसम हुआ। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत हो रही है, मैं कुछ कर सकता था, थोड़ा कर देंगे, थोड़ा ही लेट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अलावा। इतनी बात बताओ कि जो मानसून है, मानसून शब्द का मतलब क्या हो, पहले समझा देता हूं। पहली बात तो भाई साहब देखो, मानसून एक अरबी शब्द, सुनूंगा मेरी बातें, मानसून एक अरबी भाषा से लिया गया शब्द। जो मानसून शब्द हो ना, इसका मतलब हो ऋतु, ऋतु, और ऋतु क्या हो, मौसम है एक प्रकार का। अच्छा, तो मौसम जो हो ना वो क्षणिक हो, क्षणिक, अभी कैसा फिर बाद में कुछ और हो जाएगा, अब 3 घंटे बाद फिर बदल जाएगा, फिर बादल छाएंगे, इसे बोलते हैं मौसम। 3 दिन बाद फिर बारिश हो रही, ये मौसम। फिर जलवायु क्या बोला, जलवायु में जो परिवर्तन हो, जलवायु का मतलब कि मौसम के अंदर ही दीर्घकालिक परिवर्तन हो रहे। दीर्घकालिक परिवर्तन का ये मतलब होगा कि लंबे समय तक 20 साल बाद परिवर्तन हुआ, 10 साल बाद, 5 साल बाद परिवर्तन हुआ, वो जलवायु हो। इससे ही में खतरा ऐसा समझ। ग्लेशियर 10 साल पहले नहीं पिघल लेते, क्योंकि कार्बन नहीं तेजी के साथ उत्सर्जित हो रहा था ना। अब तो तेजी के साथ वैश्वीकरण के बाद, औद्योगिकरण जैसे हुआ, कार्बन तेजी के साथ उत्सर्जित हुआ, तो फिर बर्फ पिघलनी स्टार्ट हुई। समझ में आया बात। ये जलवायु हो, तो भारत की जलवायु में परिवर्तन हुए। समझ में आया। यूं नहीं कहना मौसम में परिवर्तन हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ तो फिर क्षणिक हुआ। फिर मानसून क्या भला, हर मानसून को आप मौसम नहीं कह सकते, ये भी बात आप याद रखनी। लेकिन मौसम का मतलब क्या, जो मौसम है ना वो मौसम शब्द लिया, मौसम शब्द, मानसून लिया गया मौसम शब्द, मौसम। इसका अर्थ हो हिंदी में, जो मौसम है वो एक प्रकार का उर्दू शब्द था, और उर्दू से फिर हिंदी में कन्वर्ट करके मैंने इसका मानसून बनाया। समझ में आया बात। ये सब बताऊंगा, सब लिखवाऊंगा, आज केवल इंट्रोडक्टरी क्लास सब बताऊंगा। तो मानसून जो शब्द है ना वो मौसम शब्द लिया गया, जो कि एक अरबी शब्द था, इसका अर्थ ऋतु हो, ऋतु।
ठीक। और मौसम का मतलब हो क्षणिक परिवर्तन हो जाना, दिनों दिन परिवर्तन हो जाना, वो क्षणिक परिवर्तन हो। और जलवायु का मतलब दीर्घकालिक परिवर्तन, वो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता, नकारात्मक भी हो सकता। अगर सकारात्मक होगा तो मनुष्य के लिए लाभदायक होगा, नकारात्मक होगा तो मनुष्य को हानि पहुंचाएगा। यस और नो। अब सवाल है आप क्या बढ़ाने वाले हैं? तो पूरी दुनिया की बात बता रहे हैं आप। अब आ जाओ भारत के अंदर जो जरा, तो ये भारत हमारा प्यारा 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 सोना 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 भारत, ऐसे समझ। इस प्यारे प्यारे भारत के अंदर वर्षा कैसे होती है यार? वर्षा का बहुत बड़ा खेल है ना। अभी तुम देख रहे थे कल परसों की बात कि छोटी छोटी सी बारिश पड़ी, फिर पड़ी ही नहीं। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि बहुत तेज बारिश पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, काली घटा गई, हुई नहीं। आज पता लग जाएगा है क्या बीमारी, ऐसे समझ। आज पता लग जाएगा ऐसा है क्या कि सर्दियों में वर्षा क्यों नहीं हो रही। फिर सर्दियों में वर्षा हो रही तो कहाँ हो रही, हो रही तो क्यों हो रही है, कारण क्या मौजूद है उसका। ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा क्यों हो रही, कौन सा मानसून है जो वर्षा कर रहा, मानसून है क्या भला, सब सारे सवालों जवाब जवाब। लेकिन आज केवल भी समझाऊंगा और तुम सिर्फ बैठ कर सुनोगे और फिर मुझे वही चीज मुझे पलट कर बताओगे कि ये बताया गया जी। पहले ये बताओ मानसून शब्द का अर्थ समझ में आया नहीं है? मानसून शब्द का कौन से शब्द का, कौन से शब्द लिया गया है? मौसम, मौसम। और मौसम कैसा वर्ड, अरबी वर्ड, ऐसा समझ। इसका अर्थ क्या हो, ऋतु हो। अब सवाल है कि भारत का जो मानसून, भारत का जो मानसून है उसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, भारत में वर्षा कैसे होगी, कैसे पता लगाया पहली बार? तो 1686 का सबसे पहली बार वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेली, लेली नहीं हेली। अब हेली का नाम था, देखो हेली का तापीय सिद्धांत, इन्होंने एक सबसे पहला सिद्धांत दिया, हेली का तापीय सिद्धांत। और क्या कह रहे हैं अभी भारत की जलवायु में मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहली बार क्या पता लगाया गया, ये बताया गया, देखो हेली का तापीय सिद्धांत, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, हेली का तापीय सिद्धांत। सबसे पहली बार भारत की जलवायु के बारे में जानकारी देने के लिए दुनिया में सबसे पहली बार, इससे पहले कोई थ्योरी नहीं आई थी, उससे पहले ग्रंथ आते थे और ग्रंथ की बातें प्रमाणित नहीं मानते। समझ में आया बात? या तो हेली का सिद्धांत आया, हेली का तापीय सिद्धांत। और देखो ये क्या कह रहा था, और हेली का जो तापीय सिद्धांत है ना 1686 के अंदर आया या 1686 ईस्वी में आया, समझे, न्यूटन के आसपास 1642 में तो न्यूटन का जन्म हुआ था। समझ में आई बात? या फंसानी न्यूटन को, नहीं तो न्यूटन इसे भी अपना बना लेता सारा। न्यूटन का हेली का तापीय सिद्धांत। अब इससे समझेंगे हम हेली का तापीय सिद्धांत। हेली क्या कह रहे थे, हेली ने क्या बताया, क्या कहकर चले गए वे भारत की जलवायु के बारे में, भारत की नहीं पूरी दुनिया की जलवायु के बारे में क्या कहकर चले गए वे। अब भारत की जलवायु के बारे में फिर उन्होंने बताया हेली का तापीय सिद्धांत क्या कहता, और क्या फिर हमने हेली के तापीय सिद्धांत को पूर्ण रूप से क्यों नहीं अपनाया। समझ नहीं बात? या क्या हेली का तापीय सिद्धांत भारत की जलवायु के बारे में जानकारी देता, नहीं देता तो फिर क्यों नहीं देता? पहले समझो हेली का तापीय सिद्धांत है क्या, जानना चाहते हो? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जानते हो क्या है? ये स्थलखंड, ये दिख रहा है, ये सागर, सागर जैसी आंखों वाली नहीं, सागर, सागर का मतलब समुद्र। तो यहां पता क्या कहा उन्होंने कहा ये स्थलखंड, ये सागर, पता स्थलखंड पर और सागर पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। मैंने कहा क्या बोला, हिंदी में बता। करे निम्न दाब के क्षेत्र और उच्च दाब के क्षेत्र हो जाते हैं। मैंने कहा जी साइंस भी हमारी बहुत कमजोर थी, इतनी तभी इससे नहीं पढ़ी ना साइंस, वो भी आसान भाषा में समझाओ। मैं कह रहा अभी के लिए याद कर लो, कहीं अगर उच्च दाब का क्षेत्र हुआ, कहीं निम्न दाब का क्षेत्र हुआ। यू कह रहा मान लो यहाँ अगर निम्न दाब का क्षेत्र हुआ, निम्न दाब का क्षेत्र बोल कर देखो, मैं नहीं कह रहा है बात, या यो कह रहा था हेली, हेली। अच्छा ये बताओ भारत एशिया के अंदर नहीं पड़ता, पड़ता नहीं पड़ता? जब एशिया के अंदर पड़ता है ना, तो एशिया के अंदर भाई एक बेकाल झील है, साइबेरियन क्षेत्र में पाई जावा, बेकाल झील साइबेरियन क्षेत्र में पाई जा, रूस के अंदर दिखा शायद वहां, रशिया के अंदर बेकाल झील पढ़ाया होगा मैंने ना तुम, तो वहां बेकाल झील। जब तापमान बढ़ने लगता है ना, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या हो, एशिया के अंदर रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो बेकाल झील वो बहुत गर्म हो जाता है उसका पानी। अच्छा मैंने कहा फिर क्या हो भाई, यू कह रहा पाकिस्तान के अंदर पेशावर है ना, पेशावर शहर, वो भी बहुत गर्म हो जा, वहां का भी पेशावर भी। मैंने कहा फिर क्या हो भाई, कहने लगे वहां निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जा। अच्छा मैंने कहा फिर क्या हो भाई, यू कह रहा है जो सागर है ना, सागर ही है, सागर समुद्र, इनके पास तो ना हवाएं चलती है जिन्हें हम मानसूनी पवने कहते हैं। मैंने कहा कहाँ जाना चाहती है, यू कह रहे हैं ये निम्न दाब के क्षेत्र में जाकर फिट होना चाहती है। समझे, ये मानसूनी पवनें चलती है और निम्न दाब के क्षेत्र में फिट होना चाहती है। मैंने कहा कहां से आई है, नु कह रहे सागर से आई है। मैंने कहा सागर से आई,
तो फिर तो इनके पास तो नमी होगी बड़ी मात्रा में। हाँ, कह रहे नमी तो इनके पास बड़ी मात्रा में, जब बड़ी मात्रा में नमी होती है जहाँ जहाँ भी आती है इनके पास नमी होती है, और जहाँ जहाँ भी पहाड़ों पर टकराती है उसी भाग में वर्षा कर देती है। मैंने कहा बात तो सही बताई तेने यार, कि मैंने कहा दोबारा बता, मुझे ऐसा नहीं आया। ठीक, कहने लगा देख ये स्थलखंड, अच्छा ये सागर, ठीक, स्थलखंड हो चाहे सागर हो, कभी सागर के अंदर उच्च दाब का क्षेत्र हो, कभी सागर के अंदर भी निम्न दाब का या उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, स्थलखंड के अंदर भी निम्न दाब का या उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जो उच्च दाब का क्षेत्र हो ना, वहां से ना पवनें चलने लगती है, और वे पवनें ना निम्न दाब के क्षेत्र की ओर जाना चाहती है। ऐसा समझ में, अगर पवनें स्थलखंड से चलती होगी और समुद्र की तरफ जाती होगी तो सूक्ष्म पवनें होंगी, सूक्ष्म पवनें, नमी नहीं है। वह बात अलग है, रास्ते में कोई समुद्र मिल जाए और वहीं तो नमी चुरा लेगी और फिर लेके चल लेगी। जैसे देखो यहाँ पवनें आ रही थी ना साइबेरियन हवाएं, इन्होंने यहाँ से नमी चुराई और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर दी। समझ में आया बात? है मैंने कहा यार लड़का तो तू बढ़िया, गजब की बात है। लेकिन मैंने कहा ना वक्त के साथ चीजें बदलती है, जमाना बदल जाता है, लोग बदल जाते, सब बदलता है। हैली का तापीय सिद्धांत 1686 से दिया गया था, पूरी तरह मान्यता पूर्ण रूप से भारत के अंदर इस बात को कभी नहीं माना गया। समझ में आई बात? या पूर्ण रूप से छोटी छोटी बातें, इसकी कुछ बातें जो अच्छी लगी वो हम अपना चुके, लेकिन सही रूप हम पता ही नहीं कर पाए कि भारत की जलवायु बदल कैसे रही। कब सर्दी, कभी यहाँ जुलाई के महीने में बारिश हो रही, कभी हो नहीं रही, कभी यहाँ सितंबर में बारिश हो रही, कभी हो नहीं रही, कभी यहाँ सर्दियों में झमाझम बरस रहा हो, कभी बरस नहीं रहा। भारत की जलवायु को हम समझ नहीं पाए। यह हैली का तापीय सिद्धांत भारत की जलवायु की सर्वोत्तम व्याख्या नहीं कर सका। अब मैं तुम्हें जियोग्राफी का ऑप्शनल तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में लिखवाऊंगा नहीं। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं। हैली का तापीय सिद्धांत क्या बताया था, समझ एक बात। इस बात को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, यूज करूंगा। लो प्रेशर हाई प्रेशर, अपनी आगे नंबर गलत बात बताइए, बात इसकी एकदम की 16 ने सच, लेकिन भारत की जलवायु के संदर्भ में जो उसने जानकारी दी थी वो सही दी है। ऐसा समझ, पूर्ण रूप से नहीं अपनाएगा। तो हैली का तापीय सिद्धांत यूं कह रहा है ताप बढ़ने लगता, जहां ताप बढ़ता होगा वहां निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जहां निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा उच्च दाब के क्षेत्र भी कहीं उत्पन्न होगा, वहां से पवनें चलेगी, उसमें जाकर भर जाएगी, रास्ते में कुछ टकराया तो वर्षा कर देगी। इस तरह का सिद्धांत था, लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये दिमाग में सेट कर रखना, लिखना नहीं। दूसरे नंबर पे एक आया फोल्कन का। किसका? फोल्कन का सिद्धांत, इसे भी देख लो। फोल्कन भी लिखा हुआ, फ्लोन भी लिखा हुआ, सेकंड नंबर पर फ्लोन। फ्लोन फ्लोन का सिद्धांत ये पता कब आया? जब आपके भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ। ये नहीं पता तुम्हें कब हुआ? आपके भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ तब आया फ्लोन का सिद्धांत। आपके यहाँ संशोधन होने में लगा हुआ मामला, वहाँ सिद्धांत आ रही देखो साइड में। फ्लोन क्या कह रहे थे? फ्लोन का भी गजब का मानना आया समझ में, ये भी जीव इंसान था। समझ नहीं आते जो ये वैज्ञानिक होने, ये थोड़े दिमाग तो हिले हुए होने के पुर्जे, बैठे बैठे कॉपी बैठे थ्योरी दे देंगे बस, लो पढ़ लो, लेकिन दिमाग हिला देने वाली बात करते हैं। पता क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हो उसका क्या पता था, वो तो बच्चा था। आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में धरती आसमान का अंतर था। हर अगले वाला इंसान पिछले वाले की बुराई करने में तुला हुआ है ही क्या? तुम नई जनरेशन हो, बुढ़े आदमी के साथ बैठ के बात करते हो, नहीं करते हो ना, उन्हें बेवकूफ़ समझते हो। अब देखो मामा जी क्या कहेंगे, हाँ मैं करता हूँ, निकाल तरह से भी। तो बताओ फोल्कन क्या नाम था? फ्लोन। फ्लोन फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत है इसका नाम से, फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत। गत्यात्मक, फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत कब आया? 1951 में, जब भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ। तो फ्लोन का योजना आयोग भी 1951 में आया था, भूलना मत बिल्कुल भी, जो नीति आयोग बन चुका। फ्लोन का सिद्धांत गत्यात्मक सिद्धांत, फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत था ना। ये क्या कह रहे हैं? ये देखो क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना ऐसा नहीं हुआ करता। चलो कोई बात नहीं, वो बात सही है कि निम्न दाब का उच्च दाब का क्षेत्र हो जाए, इतनी बात मान रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की जलवायु इस तरह परिवर्तित हो रही है। उसने कहा फिर तू बता। लोगों ने पूछा तू बता दे भाई क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है कि कभी सर्दियों में वर्षा हो जा, कभी होती नहीं, कभी हो रही कभी नहीं हो रही। राजस्थान में तो वर्षा है ही नहीं, क्या कारण है तू बता दे भाई। इससे पूछा गया फ्लोन से, देखो मामला कुछ और है। क्या मामला? बता 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 बता। क्योंकि सूर्य का नाम सुना होगा तुम ना, एक सूर्य नाम की बला। हाँ ये तो पता पहले थे, अब्राहम मेरी बहुत वाले वैज्ञानिक बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च करके चले गए इस पर। जो सूर्य नाम की बला है
ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से इसकी बात। वो तापीय सिद्धांत था, ये गत्यात्मक सिद्धांत, गति के बारे में बताता, डायनेमिक। यू कह रहा है जो सूर्य है ना, जब ये दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा, दक्षिण में चला जाएगा, जब दक्षिण में चला जाएगा तो वहां जब कर्क रेखा के आसपास जो भारत जो देश बचे हुए, जो कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप, वहां पे ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। अभी सूर्य दक्षिण में गया हुआ, जब तो यहाँ ठंड पड़ रही, दक्षिण में कहाँ गया हुआ, यहाँ चक्कर मारना गया हो, ऐसे समझ में, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं हमारा, ऐसे समझ में, यहाँ चक्कर मारने गया हो। और 23 दिसंबर के बाद, दिसंबर चला गया क्या, बस दिसंबर के बाद लौटना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आ रहा, जनवरी फरवरी आ गया ना। देखो आज देखो तुम बिना टोपे के भी घूम रहे होंगे, बिना सोल के भी घूम रहे होंगे, बस आ रहा हो, समझ आई बात यार, आ लिया हो, समझ में आया बात है। तो मकर रेखा तो टक्कर मार के आ चुका हो, समझ आई बात। जब मकर रेखा हो तो मकर संक्रांति मनाई जा, कर्क रेखा हो तो कर्क संक्रांति मनाई जा, उसे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। क्या होगा पहले ये बताओ, जो सूर्य है ना, सूर्य इसने क्या बताया, फिलोन ने पता क्या बताया, ये कह रहा है ना बाबू पता क्या हो, ये कह रहा है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र हो, इसे बोलते हैं, ये पूरा क्षेत्र पूरा का पूरा एक जोन है, इसे बोलते हैं ITCZ। मैंने नहीं बता, कह रहा अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मैंने कहा मेरी अब भी समझ में नहीं आया। ये कह रहा है ये कैसा क्षेत्र, यहाँ साल भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की जमीन धधकने लगती है, पानी वाष्प बन को ऊपर उड़ता, उसका वेपराइजेशन हो, वाष्पीकरण हो। जैसे बर्तन ले लो, पानी प्लेट हटा दो, पानी वाष्प बन को ऊपर नहीं उड़ जाएगा, वास्तव में आपने जितना पानी रखा था इतना नहीं होगा गर्म करने के बावजूद। ऐसा समझ, क्यों, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण हो चुका, क्यों, क्योंकि तुमने उसको गर्म करा। जैसे तुम गर्म करोगे तो यहाँ सूर्य की किरणें साल भर खड़ी कर बैठती रहती है, 12 घंटे दिन 12 घंटे की रात होगी विषुवत रेखा के आसपास। ये बात मैं कई बार पहले भी पढ़ा चुका तुम। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यहाँ की जमीन धधकने लगती है और यहाँ के पानी का वाष्पीकरण होने लगता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पवनें चलती है। दूसरी भाषा में उसने बताया, कुल मिला के एक बात बताई, ये कह रहा है ये जो क्षेत्र ना ITCZ, ये ITCZ कभी ऊपर हो जा कभी नीचे हो जा, ये क्षेत्र है। ये कह रहा है जो ITCZ है ना, ये कभी तो ऊपर चला जाएगा और कभी नीचे हो जाएगा, गत्यात्मक डायनेमिक है यार, यो समझ में आया बात यार, डायनेमिक। ITCZ खिसक ऊपर चला जा, जब ऊपर चला जाएगा तो ये समझ जाओ, तो वहां ऊपर चला जाएगा तो सर्दी हो जाएगी, ऐसे समझ में, अगर नीचे चला जाएगा तो फिर गर्मी हो जाएगी, ऐसे बताया सुन। ITCZ खिसकता, बात तो सही है। उससे पूछा, पता क्या पूछा गया, जब ये खिसका तो ये खिसक के इतना क्यों जाता कि वहीं चला जा पर बस के, ऐसे समझ में, ये खिसकाओ तो उन्होंने कहा वायु दाब पेटियों में परिवर्तन हो, इसने कहा फलोन कि वायु दाब पेटियों में परिवर्तन हो, ये खिसकते हैं, ITCZ खिसकता, इसके कारण सर्दी गर्मी हो रही, इसीलिए इसके कारण परिवर्तन हो रहा है भारत में। अच्छा ये बात है, इसे भी नकार दिया गया फलोन की, इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, ऐसे समझ में। अब तक 1951 आ चुका, 1951 तक ये नहीं पता लग चुका, भारत में आजाद हो चुके हैं, संविधान बन चुका है, संविधान में पहले संशोधन भी हो चुका है, लेकिन यूं नहीं पता कि भारत के अंदर की मानसून पर किस तरह प्रभावित हो रहा है, जलवायु किस प्रकार बदल रही है अब तक। क्या करूं, बहुत दुख की बात है ना। फिर कहते हैं जीवन काल में जब कभी दुख की घड़ी हो ना, तो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है, और जो मित्र हो ना अपने पुराने मित्र को याद करता। तो हमारा एक ही मित्र था पुराना जिन्हें मेरे साथ दिया, उसका नाम क्या था, रूस। 1973 का दौर था, अभी हमें यूं नहीं पता भारत की जलवायु कैसे बदल रही थी। तो अब आया 1973, कहानी सुन लो ध्यान लगा अच्छे तरीके से। 1973 आया। अच्छा 1973 में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था संविधान में, केशवानंद 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन हो, याद रखना भूलना मत, इसे छोड़ दो। 1973 में ना ध्यान से सुन लेना, 1973 में रूस के साथ मिल गए ना, ये हमारा दोस्त था रूस, ये रूस के साथ हम मिल चुके। ये पेपर में नहीं लिखना है, पेपर में कुछ नहीं आने का है, ये कहानी एक प्रकार की है, सब बता रहा हूँ तुम सुन लो ध्यान लगा अच्छे तरीके से। रूस के साथ हम मिले और रूस के साथ ना हम 2 जहाज भेजे अपने, 2 जहाज अपने भेजे और 4 जहाज भेजे रूस के। रूस ने हमारा साथ दिया और हमने कैंपेन चलाया, अभियान चलाया, और अभियान का नाम ना MONEX रखा है, MONEX, मोनेक्स। MO का मतलब है मानसून, MON का मतलब क्या हो, मानसून, इसका मतलब है एक्सीडिंग, मानसून के बारे में जानकारी जुटाना। समझ में आई बात या, एक अभियान चलाया हमने, और पता क्या करा, 4 जहाज रूस के थे इसमें, 2 जहाज हमारे थे, और हमने यहाँ अरब सागर में लाकर छोड़ दिया उन्हें, और 3 महीने रखा, मई जून जुलाई 3 महीने तक जहाज ही रहे हैं। और उन जहाजों पर ना वैज्ञानिकों को बैठा दिया, कुछ मशीन लगाई कि अपने जहाज यहीं छोड़ कर रखो, आसपास पता करो कि यहाँ तक क्या हो रहा, हवाई जो जा रही है यहाँ तो उठ भारत में वर्षा कर रही, पकड़ लो हवा को,
आए समझ में, देख कैसे होगी वर्षा। मतलब अध्ययन कराएगा 3-4 महीने तक दबाकर स्टडी करिए। ये अभियान चलाएगा MONEX नाम का अभियान जो चलाया गया, स्टडी करेगी और स्टडी में खतरनाक बात सामने निकल गई। अब तुम जानना चाहते हो क्या बात है कि स्टडी में कि भारत के अंदर जलवायु कैसे प्रभावित हो रही है, आए समझ में। तो स्टडी जब करेगी तो खतरनाक बात सामने निकल गई। वो जानना चाहते हो क्या बात निकल गई सामने? कह रहे भारत के अंदर ना, भारत के जो मानसून है उसे प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस तिब्बत के पठार की। क्या? हाँ, तिब्बत के पठार की। क्या? हाँ, तिब्बत के पठार की क्या है भूमिका? भारत का मानसून। मैंने कहा ये बच्चा सा 4000 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रहा है? ऐसा समझ में। मैंने कहा पूर्व की, ये पश्चिम की तरफ तो 600 मीटर, 600 किलोमीटर चौड़ा, 600 मीटर के आसपास चौड़ा, 600 मीटर, और इधर को जाने पर 1000 मीटर के आसपास चौड़ाई हो जाए इसकी। 600 मीटर का मतलब 600 किलोमीटर है, ठीक है, और 1000 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई हो जाए इसकी। तो ये है क्या भला है? कह रहे 2 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तापमान एब्जॉर्ब करता है। अगर पूरी पृथ्वी के धड़ के तल है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो ये 45 डिग्री कर रहा है तिब्बत का पठार। मैंने कहा इसके सफेद बहुत गर्म होगा। मैं कह रहा हाँ, ऊंचा होने के कारण बहुत गर्म हुआ है। मैंने कहा उससे फायदा क्या हो रहा है? कह रहा अब बताऊंगा उससे फायदा हो रहा है तुझे। ठीक, अब जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? इतनी बात रिसर्च में सामने निकल गई। एक वैज्ञानिक थे पी कोटेश्वरम, भारत के अंदर जो मानसून विभाग है ना उसके अंदर अध्यक्ष रहे हैं। समझ आई बात है? अभी मरे ताजा ताजे कुछ दिन पहले ही। छोड़ दो, इतनी लंबी कहानी बनाओ ज़्यादा बढ़िया। पहले ये बता दो, यह कहानी किसी स्टोरी समझ में आई क्या? वो पहला सिद्धांत था हेलिका तापीय सिद्धांत, 1860 में दिया गया था। उसमें बताया गया था कि जो लो प्रेशर हाई प्रेशर को लेकर बात समझाएगी, ताप को लेकर बताया गया, टेम्परेचर को लेकर। लेकिन बात सही नहीं आई थी, हमने कुछ अपनाई, कुछ अपनाई नहीं। उसके बाद फ्लोन का सिद्धांत, फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत, समझ में बात है? इसमें एक ही बात बताया गया, ITC जेड है नो खिसकता। बात तो सही थी, पूरी तरह हमने इसे बनाया नहीं। कुछ खास बातें थी हमने अडॉप्ट कर ली जो भारत के मानसून में फिट बैठती थी कि भारत का मानसून कैसे बदल रहा लगातार। तीसरे नंबर पर फिर जो रिसर्च करी MONEX नाम का, MON का मतलब मानसून हो, X का मतलब एक्सीडिंग। उसके बारे में जानकारी जुटा ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो बस हमने फिर क्या हुआ, कुछ सारे कॉन्सेप्ट मिलाकर एक अवधारणा बनाई हमने, जेट स्ट्रीम की अवधारणा। जेट स्ट्रीम जिसे बोलते हैं। और फिर इसके आधार पर हम पछुआ जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और जो पछुआ जेट स्ट्रीम है इसका पता है, इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत के अंदर मानसून को बदलने में। समझ में आई बात? अब इसका क्या योगदान है इसे समझते हैं, क्या योगदान है क्या नहीं योगदान है इसका। समझ में आया बात है? लिखना किस तरह है, नोट किस तरह बताना, वो कल सब बता दूंगा मैं। पहले कुछ खास कॉमन चीजें जान लो। मानसून शब्द का मतलब बताओ, क्लियर होगा नहीं होगा? मौसम, मानसून का अर्थ क्या हो? ऋतु। और उसका मतलब ये क्षणिक हो, और जो जलवायु का मतलब दीर्घकालिक परिवर्तन। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब बताओ भारत की जलवायु के संदर्भ में कितने सिद्धांत आए अब तक निकल गए? दो सिद्धांत आए, लेकिन दोनों में पूर्ण रूप से हम किसी को नहीं अपनाया, कुछ बातों को अपनाएगा। इन्हीं बातों को हम आगे यूज करेंगे। समझ में आई बात? या मुझे इतनी बातें इसलिए पता क्योंकि मेरा ऑप्शनल भूगोल रहा होगा। समझ आई बात? या इतनी बातें कोई बताने का नहीं तुम्हें। समझ में आया बात? या तुम्हें जरूरत नहीं है इस चीज़ की। अब हम क्या समझने वाले? अब हम समझने, उसके बाद मैंने कहा 1973 के अंदर हमने MONEX नाम का रूस के साथ मिलकर क्या चला, अभियान चलाया। और जब अभियान चलाया तो उसके बाद कुछ बातें निकल कर सामने आई। तब से भारत की जो जलवायु ना उसके बारे में कुछ तथ्य बताए गए था, जो मौसम विज्ञान विभाग हमारे यहाँ का आया, समझ लो। तब से यही बातें हम फॉलो कर रहे। और भारत के जो मौसम विज्ञान विभाग है ना उसने भारत की जलवायु को 4 भागों में बांटा हुआ। वे 4 के 4 भाग बताऊंगा मैं तुम्हें कौन से। वैसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांट रखा है, लेकिन अगर अंदर से देखोगे तो 4 भागों में बांट रखा भारत की जलवायु को। समझ में आया बात? या फिर वहाँ तो अपनी कहानी प्रारंभ करेंगे, लेकिन मैं रिवर्स आता हूँ और रिवर्स बैक में जाकर कुछ छोटे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर तुम्हारा नंबर लगाता हूँ। क्या समझाया? समझे? तो जितनी भूत चढ़े सारा उतार दूंगा, इसलिए ध्यान से बैठना। सवाल देखो, ये कर्क रेखा रही, ये रही मकर रेखा, कर्क रेखा और जो मकर। अच्छा, भारत की अगर एक बात पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए तुमसे, अगर भारत की जलवायु पूछो भारत की जलवायु है कैसी, तो आप भारत की जलवायु बताओगे? भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हाँ, उष्ण का क्या मतलब? वो गर्म हो। कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, इसका ये मतलब इसे हम उत्कर्मणीय जलवायु बोल रहे। अब उत्कर्मणीय जलवायु क्या मतलब हो? सर्दी के दिनों में यहाँ वर्षा नहीं होती, गर्मियों के दिनों में यहाँ वर्षा हो।
इसका मतलब उल्टा नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, इसलिए हम उसे उत्क्रमणीय जलवायु कहते हैं। उत्क्रमणीय जलवायु, समझो, ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से। देखो ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर का भाग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। इसके जो बीच का क्षेत्र है ना उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, वो ये कर्क रेखा है। आया समझ में? तमीज से पहले भी सब समझा रखा इसके बारे में। तो ये जो कर्क रेखा और ये रही मकर रेखा, इसकी जो बीच का क्षेत्र है ना, इसे हम ITCZ के नाम से जानते हैं। इस वाले क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये बताओ, तो जो भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु हम यूं क्यों कह रहे हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु? तो भारत की जलवायु, क्योंकि भारत की कर्क रेखा तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जब 8 राज्यों से गुजरती है, आपने कहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो यहाँ की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए, तो यहाँ की होनी चाहिए, तो कर्क रेखा से नीचे की होनी चाहिए ना, तो कर्क रेखा तो यहाँ तो गुजर रही, तो नीचे की तो जलवायु कह सको आप उष्णकटिबंधीय जलवायु, या ऊपर की तो शीतोष्ण मांगी ना, क्योंकि इसके ऊपर का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता। आया समझो? इसके ऊपर का जो क्षेत्र ना शीतोष्णकटिबंधीय है, नीचे भी शीतोष्णकटिबंधीय है। तो आपको तो ये कहना चाहिए नीचे की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय है, ये तो सही है यहाँ तक। ऊपर वाली बात समझ में नहीं है भाई जी, ये भाई ये ऊपर वाली क्या बोला आया? ऊपर वाली जलवायु को आपने कैसा कह दिया उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु? और किताबों में तो एक ही बात लिखी हुई, पूरे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका मतलब समझाओ, बात समझ में आ रही? क्या प्रश्न? दोबारा फिर समझ लो। उस यहाँ तक की जो जलवायु होगी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जलवायु होगी वह उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, नहीं होगी? होगी। अब ये भारत की कितने राज्यों से गुजरा कर्क रेखा? 8 राज्यों से। तो इसके नीचे जो जलवायु है, तो बात समझ में आ रही? क्योंकि भारत उत्तर में और पूर्व, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है, उत्तर और पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है भारत के ने ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरा, तो नीचे का क्षेत्र ये तो समझ में आ रहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन इसीलिए आप यहाँ इस वाली जलवायु कह सको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, आप उस वाली जलवायु को नहीं कह सकते उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर आप पूरे भारत की जिक्र क्यों कर रहे हैं? यहाँ पेच फंस गया। बात समझ में आई है? मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर लिखना तो फिर बाद में भी हो जाएगा। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? बता सवाल क्या है? This time I am single, you know, I am not adjusting. Please explain this topic. What will be monsoon? अभी तो मानसून पड़ा भी नहीं, तेरे क्यों मानसून बरस रहे? सात 7.5 तीव्रता का। जाओ सिमरन जाओ, मतलब बताओ। बताओ प्रश्न क्या बताया, उत्तर क्या होगा उसका? प्रश्न तो ये है कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक और दक्षिण में मकर रेखा तक जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उसके बाद बताओ। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा तक हम मान सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर वर्षा हो सकती है, पर मतलब उसके ऊपर मानसून कैसे आ सकता है? जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, जाओ राज के साथ बताओ। ट्यूशन में है कि हमने किस तरीके से कहते हैं कि पूरे भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय
ये तात्पर्य ही होता, तात्पर्य ही होता। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी बताया गया उसमें भी बताया गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को कह सकते हैं हम। यहाँ पे जो वर्षा होगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा होगी। पर जो हमारा भारत है, जो कर्क रेखा है, तो भारत के केवल 8 राज्यों से गुजर जाएगी। तो हम उन्हीं से बोल सकते हैं कि मतलब वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा हो रही। उत्तर पर के जो देश मतलब राज्य है उनमें हम कैसे कहेंगे उत्तर पर के भारत को कि वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वो हो रही वर्षा, इसलिए हम पूरे भारत को कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा हो रही, हाँ। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना उसी का नाम का आपने वो बताया ना। तो वर्षा क्यों कह रही हो उसे? अच्छा हाँ वो क्षेत्र ही तो उष्णकटिबंधीय मानसून। यहाँ तो एक बात सीखने को मिल रही, ज्यादा डाटा भी हानिकारक ही हो इसलिए चुपचाप 4-4 लाइन बताओ, नहीं कर लो है। एक को खपाने की क्षमता बस हर किसी के अंदर नहीं होती। थोड़ा एक्सरसाइज करे करो, ऐसा समझ लो। मतलब यार मैं बुढ़ापे में आ गया फिर भी तब धर्म सीखो, अपने गुरुजी से सीखो ना। और ये हाय हाय ये क्या जिंदगी है। इधर देखो कैसे कह दिया, क्या कह दिया। इधर देखो तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है नीचे का हो। हमने कहा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहना भी नहीं, कैसे कह दिया, क्या कह दिया है तूने ओ आगे चलो। क्या हो गया? जब से हम तुमसे मिले कसम। हाँ ये जो जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। कर्क रेखा तो नीचे का जुगाड़ तो समझ में आ रहा। आप कैसे कह देंगे, आप इतने बड़े क्षेत्र को कैसे छोड़ सकते हो? यहाँ की जलवायु को आपने उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे कह दिया? जानना चाहते हो? क्यों ध्यान लगा क्षेत्र की। ऊपर से ना साइबेरियन नक्षत्र से, रूस के अंदर एक नक्षत्र पड़ता है साइबेरियन नक्षत्र। जो नहीं बोलने का ना उसकी खाल उतार दूंगा। साइबेरियन नक्षत्र, और साइबेरियन नक्षत्र के पास तो ना वहां तो जो वहां से ना जमीन धधकने लगती है, उसके पास तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। यस ठंडी ठंडी हवाएं, लेकिन जो हवाएं हो ना में उनके पास नमी नहीं होती। और कुछ हवाएं ऐसी हो उनके पास नमी हो भी तो वे क्या करती है, इस वाले भाग में पहुंचती है। और यहाँ 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय, ये बताओ यहाँ बताओ कौन सी चोटी पड़ती है? नामचा बरवा, नंगा पर्वत, यहाँ नंगा पर्वत और यहाँ नामचा बरवा। यहाँ तो ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय, और इससे ना वे साइबेरियन हवाएं टकराती है और इसमें कुछ इस भाग में वर्षा कर देती है। वैसे उनके पास नमी होती नहीं बिल्कुल भी, बहुत ही कम मात्रा में नमी हो। अगर थोड़ी बहुत ही नमी होगी भी तो इसी भाग में थोड़ी बहुत ही वर्षा कर देगी, नहीं तो ये भाग में शुष्क हवाएं होती हैं। और ये शुष्क हवाएं ना यहाँ इस भाग में पहुंचती है, इस भाग में पहुंचती है, तो यहाँ इस वाले भाग में तो सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। इस बात को आप महसूस भी कर सकते हो। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सर्दियों में वे साइबेरियन हवाएं थी जो वहां से रूस के साइबेरियन क्षेत्र से आई थी। उनके पास नमी नहीं आती, नमी है भी तो थी ऐसा समझ में, वो पिछले वाले भाग में छोड़ का चुकी और वहीं वर्षा कर चुकी। अब तो वे सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं इस भाग में चलती है। और इन्हें ना भारतीय मीडिया के हिसाब से शीतलहर कहते हैं, शीतलहर। अब बताओ बात समझ में आई क्या? ये शीतलहर तो इसी बताओ, इस वाले भाग में तो वर्षा हुई ही नहीं, इस वाले भाग में तो वर्षा हुई नहीं, तो ये वाला भाग बिल्कुल इसके सिमिलर रहता। सिमिलर का मतलब इस वाले भाग में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ की जलवायु ऐसी यहाँ की जलवायु, थोड़ा बहुत परिवर्तन पाया जा। इसीलिए हमने लगभग पूरे यहाँ की तुम्हारी जलवायु बदली नहीं। क्यों नहीं बदली? क्योंकि जो साइबेरियन हवाएं थी ना, साइबेरियन पवनें थी, वे ना हिमालय के जो उत्तरी भाग केवल उसमें वर्षा करा दी। आए समझ में, थोड़ी बहुत ही वर्षा। वैसे तो एक्चुअली में उनके पास नमी होती ही नहीं। जब नमी होती ही नहीं, शुष्क पवनें हो ना, वे शुष्क और शीत पवनें हो, शुष्क भी हो जिसके पास नमी नहीं होती, और शीत भी हो, शीत क्यों ठंडी हो हमें ऐसे समझ। उसके बाद टकराई और कुछ ऐसे निकल जाती है, और यहाँ इस भागों में मैदानी इलाकों में जाकर भारत के उत्तर मैदान के अंदर शीतलहर दिखाई पड़ती है। और तुमने से हरिद्वार के अंदर भी महसूस कर सकते हो अपनी छत पर खड़े होकर सर्दियों के मौसम में। बात समझ में आया? इतनी बात बता दो। इसलिए हम पूरे भारत की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कह देते हैं। समझ में ये बात है? अगर ये पवनें अंदर पहुंचती, वर्षा करती, तो फिर ना कहते हम, फिर ऊपर वाली जलवायु को अलग कहते, नीचे वाली को, ऊपर वाली को हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कह देते।
लेकिन कह सकते हैं या फिर हम कहते हैं इस तरह कहते हैं भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी तथा शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऐसा है नहीं, समझ में आई बात? है इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई है? यह बात बुझा रही नहीं बुझा रही? इस बात को समझाने में मुझे 1 साल लग गया। कोई दिक्कत? अब बता क्या बात होता है? क्या बिगाड़ा मैंने था? गलत बात है ना। जो बोले रूस था ना, साइबेरिया, वो यहाँ पर उधर हिमालय के उधर वर्षा कर देगा, उधर आ जाओ, जो हरिद्वार में दिखाई दे सकता शीतलहर। नमकीन नाम की वो चीज़ हो, नमकीन है, बिस्कुट नाम का कुछ हो, अभी शीतलहर चल रही है। शीतलहर चल रही है। और तो वही है कि हरिद्वार में देखी जा सकता शीतलहर। अच्छा, हरिद्वार में देखी जा सकता शीतलहर। यहाँ पर वो कर देगा वर्षा। अम्मा जी बताएगी। अब बताओ बताओ क्या बताया गया अभी कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कह रहे हैं हम? आपने बताया कि जो साइबर क्षेत्र हो ना उधर का। साइबर नहीं, साइबेरिया क्षेत्र। साइबर क्षेत्र से हवाएं आ रही है, वहां तो सॉफ्टवेयर आएंगे। साइबर क्षेत्र, तो साइबर क्षेत्र बता रही, साइबेरिया क्षेत्र हो। साइबेरिया क्षेत्र तो जो पवनें चलती है ना, वे मतलब कि शुष्क भी होती है और वो भी होती है, क्या बोलते हैं, शीत शीत भी होती है और आती है, उनमें मतलब नमी भी होती है, नहीं सोचा होती। सोचा। फिर आगे में क्या हो, वे हिमालय से टकरा जा, जब हिमालय से टकरा जाना तो वर्षा पहले ही हो जाती है, तो इस क्षेत्र में तो वर्षा ही नहीं होती। उनका सिर्फ उनकी जो वे शीतलहर बोल रहे हैं शायद वे देखने को मिलती है हरिद्वार में, देखी जा सकती है। ऐसा बताया आपने? हाँ। तो बता क्या बता, तू बहुत सो रही है बैठी हुई यहाँ, बता। मेरे चाइना ना, चाइना से साइबेरिया हवाएं। नमकीन खा रहा मैंने तो। चाइना रूस तो अभी ये जो मतलब भारत का ना हिमालय से टकरा कर वर्षा कर रहा है, उनमें शीत भी हो और मतलब वो भी हो, शुष्क भी हो, तो मतलब उनकी ना जो ये हरिद्वार है इसमें सिर्फ उनकी वो दिखाई देगा। बस क्यों जी रही? तू बता। बैठी बैठी बता। हाँ, शुष्क और हाँ क्या दिखाई दे? भूत और ओपरा। हिमालय के केवल उत्तरी भाग में वर्षा कर देगी, आया समझ? इस भाग में वर्षा नहीं कर पाने की। क्यों? और जैसे जैसे वहाँ आगे बढ़ती है ना तो इनकी नमी भी कम होने लगती है। समझ में आया बात? यह उनके जब यहाँ तक पहुँचती है ना, इसमें केवल शीतलहर फैलाती है और तापमान में कमी कर देती है मैदानी इलाकों में जाकर। समझ में आया बात? या इतनी सी बात तुमसे लौट कर नहीं बताई जा रही, क्या बताओगे लौट कर? मतलब चुल्लू जानो क्या हो? चुल्लू जानो क्या हो? बस इस बार जो भी बोल बताऊंगा वही लाइन सुनूंगा। लिखना भी अभी तो सर, अभी तो समझ ही रहे। रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है ना, उसके पास से चलने वाली हवाएं हिमालय से टकराने के पश्चात उसके केवल उत्तरी भाग में वर्षा कर देती है, और जब भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचती है उसके अंदर आर्द्रता कम हो जाती है, मैदानी भागों में वो वर्षा नहीं कर पाती है, केवल वहां शीतलहर के रूप में दिखाई पड़ती है। समझ में? इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। समझ में आया बात? या पूरे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? और बात सुनो, यहाँ ना ये भारत है ना, अगर ये भारत का मैप मान लूं मैं, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, भारत का मैप मान लूं मैं, तो भारत का मैप है ना, तो नीचे हिंद महासागर पड़े, यहाँ अरब सागर की खाड़ी पड़ती है, यहाँ बंगाली खाड़ी पड़ती है, तो हिंद महासागर था ना, हिंद महासागर था, पवनें उठती है, यहाँ की जमीन धधकने लगती है। जो हिंद महासागर है ना, ये आईटीसी जेड के अंदर आता है। जब आईटीसी जेड के अंदर आएगा ना तो यहाँ का पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ना सूर्य की किरणें खड़ी पड़ती है और यहाँ का पानी वाष्प बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सुनूंगा भी क्या बताया आपने? बताया हिंद महासागर ने, हिंद महासागर के अंदर जो जमीन, जो पानी है वो धधकने लगता, पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगता। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसमें पवनें उत्पन्न होती है। वे पवनें ना उस जो पानी था वाष्प बन को ऊपर उड़ा था उस आगे की ओर लेकर चलती है और इस इंडियन पेनिनसुला से टकराता, प्रायद्वीपीय भारत की पठार से टकराता, टकराने के बाद दो शाखाओं पर जाता है, एक इधर एक इधर। एक शाखा इस मानसून की एक शाखा को
इस भारत के अंदर जो पहुंचने वाला मानसून उसकी एक शाखा को हम बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं, और एक शाखा को हम अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं। तो मानसून कितने प्रकार के होंगे भारत में? समझ में आया बात? यह क्या क्या समझाया जा रहा है? दोबारा फिर समझ लो। ये रहा ITC जेड कह दो आप। ऐसे ITC जेड के अंदर ना जो भारत के नीचे जो महासागर स्थित उसे हिंद महासागर कहते हैं, और हिंद महासागर, और ये साइड में अरब सागर, और ये साइड में बंगाली की खाड़ी, और हिंद महासागर से ना हिंद महासागर की जो आसपास की जो जमीन हो ITC जेड के अंदर जो जमीन होगी, सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती होगी, पानी होगा, उस वाष्प का वेपराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण पृथ्वी की घूर्णन करने के कारण ना पवनें चलती हैं, और वे पवनें ना इस पानी को वाष्प बनकर आगे की ओर ले चलती हैं, और भारतीय महाद्वीप से टकराता है ना, भारत उपमहाद्वीप से टकराते हैं तो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा तो ऐसे चली जाती है, एक शाखा ऐसे चली जाती है जिसे हम बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं, एक शाखा ऐसे चली जाती है जिसे हम अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं। ये दोनों बात बता दो, समझ में आ रही नहीं आ रही है? पता लग गया? बच्चों को ये बता रहा है कि इनते उठा दी का मानसून, पढ़ने वाले भी फेल हो जाए। समझ में ये बात? लेकिन एक्चुअली में यहाँ तो उठा था मानसून उठने के बाद ना फिर एक शाखा इधर चली गई थी, एक शाखा इधर को चली गई थी। ये बात बता दो, समझ में आई? तो दो प्रकार के मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा हो। नंबर 1 तो हो अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून। कौन सा? बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून। आया समझ में? ये नमी जब आगे चलेगा ना तो नमी चुरा ले, चलता ही नमी चुरा लगा। जो पानी होगा बहुत गर्म होगा, गर्म पानी ठंडे पानी को खींच लेगा, और ऐसे चलता रहेगा, गर्म पानी ठंडे पानी को खींच लेगा। ऐसे समझ, और ऐसे चलता रहेगा, नमी चुरा लगा। क्या चुरा लगा? कहां से? समुद्र से। और पहाड़ से टकरागा और भारत के अंदर न घनाघोर वर्षा कर देगा। घनाघोर कैसी वर्षा? तो बताओ भारत के अंदर कितने मानसून वर्षा करते हैं? कौन कौन से मानसून? अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून। अब बताओ उससे क्या हिस्ट्री बताइए अभी इसकी। बहुत गर्म हो जाती है। वो पृथ्वी की घूर्णन करती है, कारण यहाँ पर उन्नति उत्पन्न होती है। और उन्होंने इस मानसून को अग्नियों नदी होती है, प्रायद्वीपीय भारतीय पठार से टकराते हैं तो दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं। तो वे अरब सागर की खाड़ी से उठने वाले मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून के नाम से जाने जाते हैं। और ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। दो मानसून हो, समझ में आया बात? एक तो अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून, एक हो बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून। भारत के अंदर 70% वर्षा ये वाला मानसून करता है, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून ज्यादा प्रभावी हो। आया समझ में? ऐसे जाएगा ये जून में, मई जून के आसपास तक है ना, जून तक पहुंचने लगा। जून से लेकर जुलाई तक, 22 जुलाई तक यहाँ तक पहुंच लगा, दिल्ली तक। ये आया समझ में? जुलाई के महीने तक उत्तराखंड के लास्ट तक पहुंच लगा, और इस भाग में झनाझन वर्षा कर देगा ला कर। अभी जुलाई का महीना आने वाला ना, उसके आज तक पहले जून के महीने तक पूरे झनाझन वर्षा कर देगा। समझ में आई बात? ये मानसून अभी पढ़ेंगे हम, तमीज से घबराओ मत, बिल्कुल भी सारा पढ़ेंगे। पहले ही बताओ कि कितनी शाखाएं निकली हिंद महासागर से? 2 शाखाएं निकली। यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, और जब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ होगा ना तो कहीं लो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। उस लो प्रेशर को क्रिएट हुआ होगा, उसे भरने के लिए ये हवाएं चलती होगी और वहां जाकर अपना जल छोड़ देती होगी रास्ते में जाकर, हेली के नियम के अनुसार छोड़ दो। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बताओ कि जब जमीन धधकने लगती है यहाँ तो पानी वाष्प बन को प्रोड़ेगा, एक शाखा इधर बढ़ जाएगी, एक शाखा इधर बढ़ जाएगी। उसे हम बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं, इसे हम अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं। ये बात बता दो, समझ में ही नहीं आई? एक मानसून ही होगा। और देखो भारत में कौन कौन से मानसून के कारण वर्षा हो। देखो ऊपर कौन सी दिशा हो? उत्तर। इधर क्या हो? पश्चिम। इधर क्या हो? नीचे क्या हो? दक्षिण। दक्षिण नहीं, दक्षिण। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। दक्षिण है, दक्षिण। इधर क्या है? इधर ये करके दिखाओ। ये इधर क्या है? इधर पूर्व। इधर क्या है? इधर उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो ये उत्तर है और ये पूर्व,
तो इधर जो दिशा होगी उसे उत्तर पूर्व नहीं बोलते, क्या बोलना सर? तो उत्तर पूर्व। तो यहाँ तक भी मानसून है, जो साइबेरियन हवाएं हैं ना, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, तो यहाँ को भी तो आ रही होगी। ये भी साइबेरियन हवाएं जो सूक्ष्म भी है और शीत भी है, और जिनके अंदर आर्द्रता की भी कमी, आर्द्रता कहते हैं नमी को, नमी नहीं है उनके अंदर, पानी नहीं है, ऐसा समझ में, उनकी गुप्त ऊष्मा ही कमजोर है, समझ में आया बात है। तो उसके बाद इनके अंदर नमी नहीं है, पानी नहीं है, आर्द्रता ही नहीं है, तो फिर ये पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है भारत के, और जैसे यहाँ से गुजरी ना, तो यहाँ से यहाँ पानी नहीं आता, उनके ऊपर सारा स्थल खंड था ना, ऊपर जितना भी चाइना, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इधर जितने भी ऊपर के देश है साइड के देखो, इधर इनमें कहीं भी पानी नहीं मिला उस रास्ते में। जब मिला नहीं तो इस भाग में चली 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 चली, वो बेटे पानी मिल गया, पानी मिल गया ना, आया समझ में, याद रहेगी बात है, पानी मिल गया, और ऐसे चुरा लगी पानी को, और ऐसे चुरा कर ना पानी को लेगा, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और यहाँ चलेगी, जहाँ जहाँ भी सिर्फ पहाड़ मिलता रहेगा ना, टकरागी कहीं नहीं, यहाँ टकरागी तुरंत तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, धड़ाधड़ वर्षा करेगी। और कुछ इस वाले भाग में है धड़ाधड़ वर्षा करेगी, और नीचे वाले भाग में ना जाके हम जहाँ कावेरी नदी है उसे भी सूखने नहीं देते वाला मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, 3 मानसून पढ़ा है मैंने तो अभी वही। एक तो वो जो भारत के अंदर प्रभावी रहता, एक अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून, एक बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून, ऐसे चलेगा, यहाँ तो वर्षा होती रहे, पूरी दुनिया में सदा वर्षा यही हो, मेघालय के अंदर ऐसे चलेगा, और टकराने के बाद ना हिमालय जाएगा सामने, फिर ऐसे चल जाएगा, और दिल्ली तक पहुंचते जब कोलकाता में होगा 156 सेंटीमीटर की वर्षा, और दिल्ली में पहुंचेगा तो केवल 56 सेंटीमीटर की वर्षा, ऐसा पहुंचता बेचारा कमजोर होने लगता मानसून, अरावली पर्वत तक टकराएगा और इधर इधर वर्षा कर देगा, राजस्थान बेचारा सूखा ही रह जाएगा, है समझ में। तो सभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून, इसे बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। कितने मानसून पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू। अभी तो तमीज से चर्चा करूंगा, लिखवाऊंगा भी, लेकिन जो भी तुम्हें समझ में आया ना, कुछ नहीं छोड़ना, एक एक चीज लिखनी। डेली टू डेली क्लास चलेगी, 5 क्लास होगी, कम से कम 5-6 क्लास मानसून की, और मेंस के सारे पर्सन भी करवाए जाएंगे। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना वे भी दिए जाएंगे, इन फ्यूचर ये सवाल बन सके, यहाँ तक बना तो तुम्हें छोड़ना नहीं हो, आया समझ में। पता यही सवाल पूछ लिया, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो फिर क्या करोगे, वहाँ चार्ट लिखोगे वहाँ बैठकर, समझ में आई बात है। तो जो मैं बताऊंगा उसे लिखोगे, तो जो एक्सपेक्टेड सवाल है ना वे भी दिए जाएंगे, समझ में आई बात है। पीछे क्यों नहीं दिए गए, पीछे इसलिए नहीं दिए गए, वहाँ तो कोई सवाल बन नहीं सकता। जलवायु तो पक्का सवाल बना 100% कि भारत की जलवायु लगातार बदल रही है। ये बताओ कितने मानसून पढ़ लिए हमने, 3। अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून, मोटे मोटे तरीके तो पढ़े हैं, कौन से तरीके थे, यो बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून, यो उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून पूरे भारत में कहीं वर्षा नहीं करता, शीतलहर तो चला दो सर्दियों में, सर्दियों में यहाँ वर्षा करेगा। देखो सर्दियों में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा हो रही, आया समझ में। सर्दियों में और कहीं वर्षा नहीं हो रही, यहाँ जरूर वर्षा हो रही, झमाझम बारिश हो रही। कैसे बारिश हो रही, छमछम नहीं झमाझम। ठही ना सपना रहा अब तो मेरा भी रजाई मुंह देख सो, रजाई में चलो ही तो झमाझम वर्षा कर दी, लेकिन सर्दियों में ही तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा हो, और कहीं वर्षा नहीं होती। लेकिन सर्दियों में यहाँ तो वर्षा हो ही, पूछो सर्दियों में और कहाँ वर्षा हो, तमिलनाडु में तो वर्षा हो ही। हमने देखा सर्दियों में जम्मू कश्मीर में वर्षा हो रही यार, उत्तराखंड में भी वर्षा हो रही, पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा हो रही। लोग हैरान है, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया सर्दियों में। चलो यहाँ तो वर्षा, यहाँ तो बारिश समझ में आ रही, वहाँ कौन सा मानसून टकरा आया क्या, आया समझ में। यहाँ कौन टकरा रहा है, जानना चाहते हो, अरे जानना चाहते हो, अभी बताएंगे। जब मैं तुम्हें वर्ल्ड का मैप पढ़ाया था तो बेटे बताया गया था साइड में एक भूमध्य सागर है, जहां ऊपर पूरा का पूरा यूरोप के नीचे ना, तुम अब वर्ल्ड के मैप में जरूर देखो, गूगल पर सर्च करके देखो, वहां तुम्हें भूमध्य सागर दिखाई देगा, ऊपर यूरोप के देश दिखाई देंगे, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, बहुत सारे देश मौजूद है ऊपर, जिब्राल्टर हुआ, बहुत सारे देश ऊपर मौजूद है। बीच में मेडिटेरियन सी पड़ता, हिंदी में भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। ये भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर यहाँ से ना
जो शीतोष्ण चक्रवात चलते हैं, और जो शीतोष्ण चक्रवात है ना वो उत्पन्न होते हैं, और जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो वो ना आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के मौसम की बात बता रहा हूँ मैं। शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, और ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, और बढ़ते 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 ईरान यहाँ तक पहुँचेंगे, ईरान तक, इराक, ईरान, और यहाँ फिर पाकिस्तान तक। बस अब समझ में आई बात है, पाकिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तक, वहाँ तक पहुँचेंगे। और ये जो मानसून है ना ऐसे चलेगा, और ये तो पश्चिम की तरफ से आ रहा, ये तो पश्चिम की तरफ से आ रहा, इसे तो हम पछुआ बोल लेंगे। और हमें तो पुराने लोग भी क्या होते, पछुआ चल रही, बोल रहे थे नहीं पछुआ। आज मेरे पापा ऐसे ही बोल रहे थे, मुझे तब का भी सीन याद है। मेरे पापा मुझे झुज्जू झुलावते, झुज्जू जानते क्या, पैरों पर करके ऐसे करके झुलावते, पछुआ वाजीवा, ऐसी बातें सुनावते। पछुआ सुन लो, पछुआ चल रही, मेरी समझ में तो आया पढ़ने के बावजूद, अच्छा यही थी वह पछुआ पवनों को कह रहे थे, मैं पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं को कह रहे थे। और ये जो पश्चिमा पवनें चलती है ना, भयंकर मात्रा में नमी हो इनके पास, चुरा कर लेकर आई है भूमध्य सागर से। ऐसा समझो, तुर्की तो पहले भूमध्य सागर पड़ेगा, उसके अंदर तो बहुत सारी नमी लेकर आई है। सर्दी के मौसम की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सर्दी के मौसम में ना, गर्मियों के मौसम में नहीं, सर्दी के मौसम में ये पवनें हवा चुरा लेती, वो नमी चुरा लेती है भूमध्य सागर से, और धीरे 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 आगे बढ़ती है। और ये पवनें ऐसे वैसे चलती हैं, 400 किलोमीटर इनकी स्पीड हो। ट्रेन भी नहीं चलती भारत में कोई ऐसी, एरोप्लेन की जितनी स्पीड हो इतनी तेज चल रहे हैं, आया समझ में। और पृथ्वी पर चलती है इन्होंने यहाँ की, हाँ चल दिखा देगी तुम्हें, 6 किलोमीटर ऊपर जाओगे जब दिखाई देगी, क्षोभ मंडल के पास 6 किलोमीटर तक निकल 9 किलोमीटर के ऊपर जाएगा। अब 6 किलोमीटर ऊपर धक्के खाने जाओगे, समझ आई बात है, वहां दिखाई देगी तुम्हें, ये चलती है। कितनी स्पीड बताई मैंने तुम्हें, कितनी स्पीड बताई नहीं, 400 के आसपास। अगर कोई जहाज इनमें फंस जाकर पछुआ पवनों में तेजी के साथ जाएगा तो उसको पेट्रोल बंद कर दो अपना जो डीजल यूज कर रहा है ना, जो तेल यूज कर रहा है तो बंद कर दो, अपने आप जाएगा तेजी के साथ उड़ा, क्योंकि तो एरोप्लेन की इतनी स्पीड है, उसका तो तेल बच जाएगा नहीं बच जाएगा। यूज करते हैं ना, सच में यूज करते हैं ना, यूज कर सकते हैं ना। 6 किलोमीटर के ऊपर उड़ा जहाज ही नहीं उड़ते, जहाज नीचे उड़े वो समझ में बात है, इसीलिए कहा था पहले ही समझा रखा है मैंने, पूरा मैप समझा रखा है पूरा का पूरा, ठीक है, वहां सब समझा रखा है कहाँ कहाँ आकाश में जहाज उड़ते, कहाँ कहाँ नहीं उड़ते, चेक कर रहा था मैं। यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछा, बहुत मुस्कुरा रही थी जब से दवाई ली, तब से मुस्कुरा रही। उन्हें दवाई बदल कर दे दी एक आधी गोली। चलो 6 से लेकर ना लगभग 6 से लेकर 12 किलोमीटर ऊपर तक ये हवाएं चलती हैं। 400-500 के 400 किलोमीटर के आसपास स्पीड हो उनकी, 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास स्पीड। समझ में आया बात है, दिक्कत ही समझिए। इन हवाओं को हम पछुआ जेट धाराएं कहते हैं। ऐसे चलती है कभी कभी तो ये, इसलिए ना धाराएं का नाम दे देते हैं, ऐसे चलती है। समझ में आया बात है, कैसे चलती है एक बार करके दिखाओ, चलो करना भी आवा नहीं, ऐसे 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 चलती है, ऐसे याद रही बात है। कितनी स्पीड था, साइकिल की स्पीड था, अच्छा हवाई जहाज की स्पीड था। अभी उठी थी है अभी उठी है। जब हवाई जहाज का नाम लिया ना, सोची इसमें बैठने का मौका मिलेगा ना तो तभी आँख खुली इसकी। चले आते तो ठीक है। क्षोभ मंडल के पास है ना, क्षोभ मंडल के पास क्या गजब की नींद है। तू भी सो जा बराबर में मीनू, फिर तू भी सो जा। उससे क्या होगा, फिर मैं एक डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, सोने वाला श्रेणीकरण आ जाएगा ना दिन में। सोने फिर डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, सोने का श्रेणीकरण संयोजन। चलो तू भी सो जा। चले मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। नाम पता ना मेरा, पता नहीं, ठीक। चले इसे हम ना पछुआ जेट धारा कह दो, आप ऐसे भी कह सकते हो, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। और ये भी टकराता ना रास्ते में, पता कौन है, तिब्बत का पठार या हिमालय जाता, यहाँ हिमालय आ गया, हिंदुकुश पर्वत नहीं आ जाता यहाँ से, और आया और ये आया पश्चिमी विक्षोभ, इससे टकराया
और टकराने के बाद ना एक शाखा तो उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और ये आगे तक जाती है लास्ट तक। समझ में आया बात? या एक शाखा उत्तर की तरफ मुड़ जाती है जो तिब्बत में चली जाती है, और एक शाखा ऐसी जो हिमालय पर्वत से टकराने के बाद भारत के अंदर मैदानी भागों में, भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र उनकी तरफ मुड़ जाती है। लेकिन ये पश्चिमी पवन है ना, जो धारा नीचे की ओर मुड़ गई, इसे दक्षिणी जेठ धारा कहते हैं। जो उत्तर की तरफ मुड़ गई उसे उत्तरी जेठ धारा कहते हैं। तो उत्तरी जेठ धारा का भारत में प्रभाव नहीं पड़ता। जो दक्षिणी जेठ धारा जो हिमालय पर्वत से टकराई थी उसके बाद उसका भारत में प्रभाव पड़ता। बेटिस के पास नमी नमी आया समझ में, और वह यहाँ के पहाड़ों से टकरा गई जम्मू कश्मीर में, लद्दाख के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, ऊपर मैंने कहा बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो जो 4-4, 5-5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हो जो, समझ में बात? या वहां टकराती है और टकराने के बाद घना घोर वर्षा करती है। वहां घना घोर वर्षा, और वर्षा भी ऐसे नहीं करती, हिमपात के रूप में वर्षा करती है, बर्फ पड़ती है। वाह सुहाना मौसम, बर्फ पड़ रही, देखो क्या मौसम है, हिमपात होने लगता है। जेठ धाराओं के कारण हिमपात हो रहा, आया समझ में? तो बर्फ पड़ रही नहीं पड़ रही, बर्फ पड़ने के कारण जेठ धाराएं हैं, जेठ धाराएं, देवर धाराएं नहीं है। कौन सी धाराएं? समझ में आई बात? या कौन सी धाराएं हैं? तो भारत के अंदर जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ पड़ रही सर्दियों के मौसम में, तो यूं बता दो मुझे उनका कारण कौन सी धाराएं हैं? पछुआ देवरानी धाराएं। अच्छा जेठ धाराएं, तो ठीक है। पछुआ जेठ धाराएं, याद रहेगी बात? या कितने ऊपर चले हैं? कोठे के ऊपर कौन बता रहा हो? 400 दिख रही तुझे? 600 तो लेकर 6 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, 400 बता रही। 400 की स्पीड से चलती है। कितनी तेज चलती हैं? 4 रुपए की स्पीड से। यूपीएससी तुम्हें तो ढूंढ रहा सच में, उनकी तो तलाश है ना सच में। तेरा बिल एक बनागा, एक सो रही थी, 7-8 बैठ के पढ़ रहे थे, एक जहाज के नाम पे बोल रही थी। चलो देख लो। हेलो मैं ही हूं। आने वाले टाइम पर मैंने सबके बारे में अध्ययन करना। पश्चिमी विक्षोभ तो भी से पढ़ना। वैसे मैं पश्चिमी विक्षोभ ये देख लो, पश्चिमी विक्षोभ को ना मैंने कंगाल दिया। देखो जो पश्चिमी विक्षोभ 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ना, ये पवने हो, ठंडी ठंडी पवने हुए, और ये नमी चुरा कर लेकर आई हैं भूमध्य सागर से, और यहाँ हिमालय पर्वत से टकराया, एक शाखा इसके ऊपर चली गई जिसे उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। एक धारा नीचे चलेगी, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। दक्षिण में चली गई है धारा, पश्चिमी तरफ से नहीं आई, तो दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर ना जो दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ हो ज़्यादा प्रभावी हो, और जैसे वहाँ तक पहुँचागा दिल्ली तक, कभी कभी जब उसके अंदर पास ज़्यादा नमी होगी, कभी कभी तो पूर्वी बिहार तक वर्षा कर देगा। बिहार का जो पूर्व का भाग होगा वहाँ तक वर्षा कर देगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ, इतना प्रभावी हुआ। हाँ कभी बिहार के पार नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा हो रही, क्योंकि जब तक वहाँ तक पहुँचेगा ना उसके पास नमी वैसे कम हो चुकी होगी। समझ में आया बात है? क्यों? क्योंकि टकराता रहेगा, वर्षा करता रहेगा, टकराता रहेगा, वर्षा करता रहेगा, और नमी कम होती चली जाएगी, आर्द्रता कम होती चली जाएगी उसकी। और जैसे आर्द्रता कम होती चली जाएगी, यहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुँचते बिहार तक, पूर्वी बिहार तक पहुँचते बहुत क्षीण हो चुका होगा, कमजोर हो चुका होगा, और उसके बाद खत्म हो चुका होगा वो। आया समझ में? इतना भी नहीं कि टकरा के वापस लौट जा, बल्कि इसकी तरह ये तो मानसून इतना खतरनाक हो, इतनी नमी हो उसके अंदर, टकराने के बाद वर्षा कर दी, और वर्षा तो जाता तो वर्षा करी ना बदतमीज। आया समझ? टकराने के बाद आता भी वर्षा कर, इतनी नमी हो उसके पास, इतना पानी हो उसके पास। आया समझ में? ज्यादा आर्द्रता इसके पास हो, इतनी पानी लेगा वो, जो अरब सागर की खाड़ी तो उठने वाला मानसून हो। समझ गए? जाता तो वर्षा करेगा ही करेगा। आया समझ में? टकराने के बाद अच्छे लगे ये पीछे आ रहा है वापस लौट कर, ये वाला भाग बेचारा वैसे ही छूट जाएगा। उड़ीसा वही हो ना, आंध्रा का तट हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्रा का तट हुआ, और ये कोरोमंडल तट हुआ। ये ना अरब सागर की जो मानसून, अरब सागर की खाड़ी तो उठने वाला मानसून वो यहाँ प्रभावी नहीं हो पाता, ये छूट जाते हैं, इलाके से छूट जाते हैं। आया समझ में? इसलिए यहाँ देखो, यहाँ जो क्षेत्र है ना, कुछ क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा हो नहीं पाती मानसून के कारण, न किसी भी मानसून के कारण नहीं हुई, तो ऐसे प्रदेश को ना, ऐसे क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और यूपीएससी का बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे में चेन्नई ना वृष्टि छाया प्रदेश में चला गया, वहाँ किसी भी मानसून के कारण वर्षा नहीं हो रही।
ऐसे समझ, जैसे यहाँ देखो अरावली पर्वत है ना, इसके पश्चिम का जो भाग है वो भी वृष्टि छाया प्रदेश बन चुका। समझ में बात है, किसी भी मानसून के कारण वर्षा नहीं हो रही। अब बताओ भारत में जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहे, ये 4 प्रकार के मानसून प्रभावित कर रहे नहीं कर रहे? तो ये 4 प्रकार के, एक तो जेठ धाराएं, जिसे हम जेठ धाराएं बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, जो शीतोष्ण चक्रवात के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई। एक तो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है जो भारत में सर्दी का कारण है। समझ, सर्दियों में कहाँ वर्षा हो रही? तमिलनाडु में, आज समझ में, जम्मू कश्मीर में हो रही, हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में, और वो कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के अंदर वर्षा पाई जाएगी। यहाँ सर्दियों के मौसम में यहाँ भी कभी कभी वर्षा, मैदानी भागों में कभी कभी वर्षा हो जाती है अगर मानसून ज़्यादा प्रभावित हो, ज़्यादा उसके अंदर आर्द्रता है तो। समझ में आया बात है, कभी कभी मैदानी इलाकों में वर्षा हो जाती है। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई भाई? कोई दिक्कत? लेकिन इनमें ना, चाहे वो उत्तरी पूर्वी मानसून हो, चाहे बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून हो, चाहे अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून हो, चाहे जेठ धारा वाला मानसून हो, भारत में जो सबसे अधिक प्रभावी मानसून हो ना, वो इसे हम बोलते हैं अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून। इसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण में पश्चिम में, दक्षिण में पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। यही भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा का कारण बनता है। ऐसे वजह जो अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून है, यहाँ ज़्यादा वर्षा करता है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा यही करता है। समझ में आई बात है? अब हम स्टडी करेंगे सर तमीज से, होश में होगा, ये सारे फैक्ट थे हमारे। समझ में आई बात है? भारत में वर्षा सब पढ़ेंगे बांट कर। मैंने तुम बताया, अब हम आने वाले कुछ दिनों में ना, जो मैंने तुम आज ओवरव्यू दिया चैप्टर का, थोड़ी समझ पैदा करी भारत के मानसून के प्रति, जो सजग पैदा करी मैंने तुम्हारे, अब वो एक एक करके परत दर परत खुलने वाला। ठीक, जो भी तुम्हें अच्छा लगा वो सब लिख लेना इसके अंदर। समझ में आया बात है? नहीं तो फिर मैं कल तो क्रम वाइज पढ़ाऊंगा, कहाँ तक किस तरह लिखवाना, किस तरह नोट्स बनवाना, मेंस का क्वेश्चन कैसा आगा। समझ आई बात है? ठीक, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? कुछ सिद्धांत भी मैंने स्टडी कर दिया वहाँ, साथ साथ बता कर चला मैं। तो कल से आऊँगा मैं और क्रम वाइज लिखवाऊंगा, एक एक बिंदु पर मेहनत करने वाले हैं। ओके, आज के एपिसोड में इतना ही, मुलाकात होगी एनवायरमेंट में। 1 घंटा।